हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ है क्या, उसे डिफाइन कैसे करते हैं। डेफिनेशन भी लॉज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज यू आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ लॉ बिल्कुल एज इट इज़ इन प्रॉपर वर्डिंग, करेक्ट। फिर हम डिराइव करेंगे हमारा बहुत फेमस फॉर्मूला F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हमेशा मोमेंटम पढ़ाया जाता है। फॉर दोज जिन्हें मोमेंटम का कॉन्सेप्ट अभी भी थोड़ा कच्चा पक्का है और पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, आई हैड अपलोडेड अ वीडियो ऑन मोमेंटम। बहुत छोटा सा वीडियो है, प्लीज़ डू चेक इट आउट एंड गेट क्लैरिटी ऑन मोमेंटम बिफोर आप सेकेंड लॉ समझने की स्टार्ट करो। ऑल राइट, आई लीव द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। चलो, लेट्स डाइव राइट इनटू इट। लेट्स अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल। अब देखो, सेम सिनारियो वी आर टेकिंग, देर आर टू फ्रेंड्स जो एक प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। दो बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा बॉल थ्रो कर रहा है और दूसरा कैच कर रहा है। लेट्स अज्यूम ये जो कैच कर रहा है बच्चा, ये आप हो इन बोथ द सिनारियो, ठीक है। अब मुझे बताते चलो, अगर पहला बच्चा थ्रोज द बॉल, सेम बॉल, टेनिस बॉल जिसका मास हम अज्यूम कर रहे हैं 1 kg है, अगर ये थ्रो करता है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर्स पर सेकेंड और आपने इसे कैच किया। सेकेंड सिनारियो में सेम बच्चा सेम बॉल, टेनिस बॉल ऑफ 1 kg आपकी तरफ थ्रो कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर्स पर सेकेंड दिस टाइम, और आपने ये भी कैच किया। अब मुझे बताओ, दोनों सिनारियो में से विच इज़ द मोर डिफिकल्ट कैच एंड वाई? क्लियरली ये बी वाला जहाँ पे बॉल आपकी तरफ 100 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से आई है, ये वाला आपके लिए कैच करना ज़्यादा मुश्किल होगा, करेक्ट। यू वुड फील फोर्स जो सेकेंड बॉल से आया है वो ज़्यादा था, राइट। वो ऐसा क्यों होता है, अब इसे समझते हैं। देखो बच्चे, जब ये बॉल कैच किया, बिल्कुल यहाँ बिफोर द बॉल रीच्ड योर हैंड, इस पॉइंट पे बॉल का मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम अगेन मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इसका 1 kg है, वेलोसिटी 30 मीटर्स पर सेकेंड है, तो इसका मोमेंटम यहाँ इस पॉइंट पे क्या होगा? मोमेंटम विल बी 30 kg मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। और जैसे ही आपने इसे कैच किया तो बॉल रेस्ट में आ गया, तब इसका मोमेंटम, जैसे ही आपके हाथ में बॉल आया तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? उस टाइम पे इसका मोमेंटम होगा 0 kg मीटर पर सेकेंड। 0 क्यों? क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई जैसे ही आपके पास आया, तो वेलोसिटी 0 इंटू मास विल गिव मी 0, करेक्ट। और चेंज इन मोमेंटम, बॉल हवा में रहने से आपके हाथ तक आने तक जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो कितना है? वो है 0 kg मीटर पर सेकेंड माइनस 30 kg मीटर पर सेकेंड, मतलब हमारा चेंज है 30 kg मीटर पर सेकेंड का, करेक्ट। अब इससे सेकेंड सिनारियो में देख लेते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरे बॉल का मोमेंटम है 100 kg मीटर पर सेकेंड, और जब आप कैच करते हो और वेलोसिटी 0 हो जाती है तब इसका मोमेंटम क्या हुआ? 0 kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जैसे ही आपने कैच किया बॉल रेस्ट में आ गया। हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसका मोमेंटम 0 होता है, करेक्ट। अब यहाँ पे चेंज, इस सिनारियो में चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? जब बॉल हवा में था तब की मोमेंटम एज अगेंस्ट जब आपने कैच किया तब की मोमेंटम में डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है 100 kg मीटर पर सेकेंड का, करेक्ट, राइट। दैट इज़ वाई, बिकॉज चेंज इन मोमेंटम सेकेंड सिनारियो में ज़्यादा है, इसीलिए जब आप बॉल कैच करते हो तो आपको ज़्यादा फोर्स फील होता है। क्लियर है? चेंज इन मोमेंटम्स अगर ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा फील होता है, चेंज इन मोमेंटम अगर रिलेटिवली कम है तो आपको फोर्स कम फील होता है। क्लियर हुआ? चलो, अब इसे हम एक टेबल से समझते हैं। देखो, सेम चीज़ मैंने समझाई है। केस ए में आपका वेलोसिटी जस्ट बिफोर द कैच 30 मीटर्स पर सेकेंड था, और वेलोसिटी जब बॉल कैच हो गई तो 0 मीटर्स पर सेकेंड था। चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? माइनस 30 kg मीटर्स पर सेकेंड। और केस बी में 100 से 0 हुआ तो चेंज इन मोमेंटम क्या था? माइनस 100 kg मीटर्स पर सेकेंड। तो आपका जो बिकॉज चेंज इन मोमेंटम इन अ पर्टिकुलर टाइम
ज़्यादा था केस बी में तो आपको ज़्यादा फोर्स फील हुआ, फोर्स यू फेल्ट ग्रेटर इन केस बी, और चेंज इन मोमेंटम इन अ पर्टिकुलर टाइम कम था केस ए में तो आपको कम फोर्स फील हुआ है। क्लियर? इफ दिस इज क्लियर लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल। अब देखो पिछली एग्जाम्पल में वेलोसिटी बदल रही थी, ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम वेलोसिटी को सेम रखते हैं, इन अ गिवन टाइम मास बदल के देखते हैं। अब देखो imagine the boy pushing or the girl pushing the person pushing these objects in all the four in all the four pictures is you. Let's imagine, even though ये clearly एक man है, but please let's imagine, humor me. पहले फोटो में आप एक 800 kg के कार को पुश करने की कोशिश कर रहे हो कि ये चलनी शुरू हो जाए। सेकेंड में एक बस है जो रेस्ट पे है विच इज़ 1500 kg ऑफ मास और आप उसे पुश कर रहे हो। थर्ड में एक हे स्टैक का रोल है और आप उसे पुश करने की कोशिश कर रहे हो जो कि रिलेटिवली लाइटर है, इट्स ओनली 50 kgs, ओके। एंड फोर्थ में एक जैसे जिम में ट्रेनिंग के लिए लोग करते हैं, एक बड़ी सी टायर है जिसका वेट है 100 kg और आप उसे पुश करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अगेन माय क्वेश्चन इज, इंसान सेम है, सारे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हैं और आपको इनको मूव करने, इनको मोशन में लाना है, तो डिफ़िकल्ट पुश सबसे ज़्यादा कौन सा होने वाला है? क्लियरली सबसे इजी पुश आपका होगा थर्ड वाला, क्योंकि उसका मास ईजीएस्ट, क्योंकि उसका मास सबसे कम है। उसके बाद होगा आपका फोर्थ वाला 100 kg वाला, फिर आएगा आपका कार, और द बस विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट टू पुश। यू अग्री? करेक्ट? अब ऐसा क्यों हो रहा है? समझो लॉजिक सेम है, मोमेंटम को दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मास भी और वेलोसिटी भी, ठीक है। अगर मास ज़्यादा है तो हमारा क्या कहते हैं, हमें फोर्स ज़्यादा फील होगा, राइट? चेंज इन मोमेंटम करने में ताकत ज़्यादा लगेगी, करेक्ट? तो इसमें मास सबसे कम है तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू पुश इट, आप इसे इजीली पुश कर पा रहे हो। इसमें मास उससे थोड़ा ज़्यादा है तो आपको थोड़ी मेहनत लगेगी पर फिर भी पुश कर लोगे। बट व्हेन यू कम टू द बस 1500 kgs, द मास इज सो मच, व्हेन इट इज़ एट रेस्ट इसका मोमेंटम है 0, बट जब आप इसको थोड़ा पुश करके मोशन में लाते हो, और लेट्स से आपने इसको थोड़ा पुश किया और उसकी वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, तो आप इसका मोमेंटम जब ये चलने लगेगा तो होगा 1500 kg मीटर पर सेकेंड। अब देखो चेंज इन मोमेंटम इज फ्रॉम 0 to 1500, it's so vast and that is why this is the most difficult to push. So higher the mass, the change in momentum is as difficult, or you need as much force to change that momentum. क्लियर है? तो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम और फोर्स कैसे रिलेटेड है इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर है? अगर है तो चलो अब न्यूटन सेकेंड लॉ समझ लेते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है, अब ध्यान से समझना, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is proportional to the unbalanced force applied in the direction of the unbalanced force. पहले यहाँ का समझते हैं। देखो बच्चे, रेट ऑफ एनीथिंग मतलब एनीथिंग पर यूनिट टाइम। रेट का जैसे फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ डायरेक्शन का, डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज स्पीड, राइट। रेट ऑफ स्पीड का मतलब है स्पीड अपॉन टाइम विच इज एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। प्लीज हमेशा याद रखना, ये बहुत डेफिनेशंस रेट से शुरू होते हैं। रेट का मतलब होता है एनीथिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट अपॉन टाइम, ठीक है। अब ये कह रहा है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब जो हमारा मोमेंटम में चेंजेस आ रहे हैं पर यूनिट टाइम will be directly proportional to the force that you are applying on it. तो अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ज़्यादा होगा, अगर फोर्स कम अप्लाई कर रहे हो तो चेंज इन मोमेंटम कम होगा। क्लियर है? फिर से समझते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड। अनबैलेंस्ड फोर्स क्यों कह रहे हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स लीड्स टू
एक्सेलरेशन लीड्स टू चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी. अगर एक बॉडी रेस्ट पे है और इसमें हर जगह से बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, राइट, बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, तो इस बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा, इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट. बट अगर इस ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, तब दिस ऑब्जेक्ट इट इज एट रेस्ट एंड इट विल स्टार्ट कमिंग इन टू मोशन, राइट. दैट इज वाई इट सेड दैट अनबैलेंस्ड फोर्स जब आप अप्लाई करते हो तो चेंज इन मोमेंटम होगा ऑब्जेक्ट में, और जो चेंज इन मोमेंटम का रेट है विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स in the direction of the unbalanced force. Clear? Of course, इसका मतलब ये है कि अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है और आप इसे यहाँ से पुल कर रहे हो तो आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो आपका जो चेंज इन मोमेंटम है वो भी इस डायरेक्शन में होगा, आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, right? So that is what is said in the direction of the unbalanced force. अब direction of the unbalanced force specify करना important क्यों है? क्योंकि if you remember हमने डिस्कस किया था कि momentum is a vector quantity. That means momentum has magnitude as well as direction. Correct? Now when we are talking about second law talks about the change in momentum per unit time. तो अगर momentum change हो रहा है and we are talking about momentum, because it is a vector quantity, we have to always specify direction separately, because momentum or change in momentum or anything that has to do with momentum will always have its direction as well. Okay? Now let's understand the derivation of the second law. देखो, initial momentum क्या होगा? Initial momentum होगा mass into initial velocity, so m into u. Final momentum क्या होगा? Mass into final velocity, so mv. Change in momentum क्या होगा? Final momentum minus initial momentum, p2 minus p1, which is nothing but mv minus mu. Correct? अब इसमें से हम m कॉमन निकाल लेते हैं तो v माइनस यू को ब्रैकेट में लिख दिया हमने. अब देखो, हमारा लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड फोर्स. हमने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, अब हमें रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो वो क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. करेक्ट? तो मेरा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज मास इनटू v माइनस यू अपॉन टी. अब याद करो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, दिस इज वेरी क्लियर. तो v माइनस यू अपॉन टी की जगह मैं एक्सेलरेशन लिख सकती हूँ. तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आई कैन राइट इट एज मास इनटू एक्सेलरेशन. क्लियर? अब देखो आगे सेकेंड लॉ क्या कह रहा है. सेकेंड लॉ कह रहा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है बच्चों. ठीक है? तो हम, और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हम वहाँ एक कांस्टेंट लगाते हैं, एनी कांस्टेंट. आप आगे भी जब हम बाकी फॉर्मूले डिराइव करेंगे आप नोटिस करना ये होता है. तो लॉ स्टेट्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस. तो फोर्स विल बी इक्वल टू k which is a constant multiplied by this, राइट. तो फोर्स इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई सेम जो हमने ऊपर डिराइव किया था, मास का m कॉमन निकाल लिया, v माइनस यू अपॉन टी, और फोर्स इज इक्वल टू k टाइम्स m टाइम्स a. यहाँ k की वैल्यू हम 1 अज्यूम करते हैं, तो 1 है तो वी डोंट नीड टू राइट इट. सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. क्लियर? नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ फॉर्मूले जो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में डिफरेंट फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं, बट मैं दोनों आपको बता देती हूँ. एक, अगर आपको क्वेश्चन में मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम दिया है तो आप सिंपली फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो. अगर आपको मास और एक्सेलरेशन दिया है आपके क्वेश्चन में तो आप फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ये यूज़ कर सकते हो. क्लियर है? अब देखो बच्चे, फोर्स हमने निकाल लिया. फोर्स के बारे में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बात करता है. यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. प्लीज़ याद रखना इसे, ठीक है. और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये कहाँ से आया? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास का यूनिट क्या होता है? kg. एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 1 न्यूटन
1 force is equal to 1 kg 1 mass into 1 acceleration which is 1 meter per second square. अब ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं, विच इज़ डिफाइन 1 न्यूटन. बहुत सिंपल है. 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप डेफिनेशन खुद लिख सकते हो. आई विल रिपीट. 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ मास ऑफ 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. मतलब इफ यू apply more force, there will be more acceleration. If you apply lesser force, it will cause lesser acceleration in the body. Force is directly proportional to mass. That means if the mass is greater, you will require higher force to push or move the body. And if the mass is smaller, you will require lesser force to move the mass. आपको ऊपर का एग्जाम्पल याद होगा कि जब हम एक 50 kg के हे स्टैक को मूव करने की कोशिश कर रहे थे तो हमें लेस फोर्स लग रहा था, और जब हम 1500 kg का बस मूव करने की कोशिश कर रहे थे तो वो हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट था क्योंकि सबसे ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड था वहाँ. करेक्ट? नाउ थर्ड इज मास और एक्सेलरेशन कैसे रिलेटेड है. मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. जब इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी दिखाते हैं तो हम उसे ऐसे दिखाते हैं, m प्रोपोर्शनल साइन 1/a. ओके, दैट मीन्स अगर मास ज़्यादा है इट विल कॉज लेसर एक्सेलरेशन गिवन यू आर अप्लाइंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स. गिवन द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड. ओके, और अगर मास कम है तो इट विल कॉज ग्रेटर एक्सेलरेशन गिवन दैट द फोर्स अप्लाइड इज कांस्टेंट. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू वन केस स्टडी क्वेश्चन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इट्स सेइंग अगर एक बुलेट फायर हो रहा है एक पिस्टल से and it's hitting a human, let's hope it never does, but it's hitting a human. और एक बुलेट अगेन यहाँ एक और वही ह्यूमन खड़ा है और एक बुलेट उसकी फ्रेंड हाथ से फेंक के उसको मार रहा है. कौन से बुलेट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ किलिंग द पर्सन? बताओ. ऑफ कोर्स इट्स द बुलेट जो पिस्टल से फायर हो रहा है. क्यों? क्योंकि पिस्टल से फायर हो रहा है, इसका फोर्स ज़्यादा है. अगर इसका फोर्स ज़्यादा है दैट मीन्स इसका मास फिर भी छोटा है लेकिन एक्सेलरेशन बहुत तेज़ होगा. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, राइट? और जब ये बॉडी को हिट करेगा, चेंज इन मोमेंटम जिस स्पीड से ये आ रहा है और जब यहाँ टच करेगा बॉडी में तो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएगा. तो चेंज इन मोमेंटम अगर ग्रेट है, बड़ा है, तो हमारा फोर्स अप्लाइड विल बी बड़ा, फोर्स फेल्ट बाय दिस बॉडी विल बी बिगर. करेक्ट? एंड दैट इज़ वाई दिस वन विल कॉज मोर हार्म. यहाँ से जब ये हाथ से फेंक रहा है तो इसकी इस पिस्टल की वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी नहीं, और जब ये बॉडी से आके टकराएगा तो चेंज इन मोमेंटम विल नॉट बी एज ग्रेट. एंड दैट इज़ वाई ये वाली जब आपकी बॉडी से टकराएगी तो इट डजेंट हैव द कैपेसिटी टू हार्म एज मच. I hope Newton's second law of motion is very clear as well as the derivation of the formula. Thank you बच्चे. Keep studying, keep smiling. And I'll see you super soon in the next video where we'll be talking about Newton's third law of motion. Thank you. Bye-bye.